हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हम आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लासेस में हमने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के लिमिटेशंस के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी रेफर किया कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो किधर, एज इन उसके डायरेक्शंस को हमने आपसे डिस्कस किया कि किधर वो डिस्कस करना है, उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हमने आपसे डिस्कस किया, उसका स्टेट हमने आपसे डिस्कस किया कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस जगह पे काम में आता है प्रोसीजर्स में, उसके नेचर के बारे में हमने आपसे बताया। आज का जो हमारा डिस्कशन है एक्चुअली उन्हीं नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी इंपॉर्टेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। कैसे कोई प्रोसीजर आपके सब्सटेंटिव राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट बनाया जाता है, वो कंप्लीटनेस ऑफ प्रोसीजर कैसे दिखेगा, ये देखने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म सेट किए गए हैं जिनके माध्यम से आप किसी को कन्विक्ट कर देते हो, किसी को अक्यूट कर देते हो, किसी के फेवर में डिक्री चली जाती है, किसी का क्लेम डिसमिस हो जाता है, तो उनके क्रेडेंशियल्स को हमें एग्जामिन करना है। तो अगर मैं शुरुआती तौर पे इसको देखूं तो हमें एक केस को फॉलो करना पड़ेगा कि कई केसेस को फॉलो करने पड़ेंगे इनको समझने के लिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट किन स्टेप्स को फॉलो करता है और किस तरीके से यह फंक्शन करता है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की सबसे कोई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है दैट इज फैक्ट, दैट इज फैक्ट। Actually, fact is the raw material for Indian Evidence Act. It is a raw material. अब इसी रॉ मटेरियल को एक शेप देना होता है, कंप्लीट टाइम में एक शेप देना होता है इस रॉ मटेरियल को, जो कि यही रॉ मटेरियल जब इसके एलिमेंट्स को आप एग्जामिन करेंगे, इस फैक्ट्स को एग्जामिन करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन को इनके अकॉर्डेंस में देखा जाएगा, तब आप उसमें आपको समझ में आएगा कि एक फैक्ट ही जो कि बाद में जाके आपके उस राइट को प्रूव कर रहा है। कोर्ट और प्रोसीडिंग का डिटर्मिनेशन इसी एक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, एक फैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इन फैक्ट्स को आपको सबसे पहले समझना है। फिर दूसरी चीज आती है कि कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले इस फैक्ट को प्रूव करने की बात करता है। बस यही प्रक्रिया है, यही इंडियन एविडेंस एक्ट है। जब कोई भी फैक्ट प्रूव किया जाता है, ऐसे समझो आप, जब कोई भी फैक्ट प्रूव किया जाता है उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट ने कुछ चैनल्स बना रखे हैं। चैनल्स कैसे बना रखे हैं? कुछ ऐसे इस तरीके का कुछ चैनल बना रखा है। इन चैनल्स को हम समझेंगे। सबसे पहले, सबसे पहला चैनल जो है दैट इज रेलिवेंसी। रेलिवेंसी। सेकेंड वन इज एडमिसिबिलिटी एंड थर्ड वन इज रिलायबिलिटी। रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नाम से आपको लग रहा है कि कौन से फैक्ट किसी सूट के लिए, किसी भी केस के लिए, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कौन से फैक्ट रेलिवेंट हैं, कौन से नहीं हैं। क्योंकि अगर
आप कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट की एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि जो फैक्ट्स हैं दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्स, इसके बाद जजमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड. Judgment must be based upon. Judgment must be based upon the facts duly proved. Section 165 इसकी बात करता है. उसमें एक प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो जब आप गो थ्रू होंगे देन उसको आप समझ पाएंगे. तो कहने का ये सेंस है कि इसी फैक्ट को सबसे पहले यह देखा जाता है कि वेदर इट इज रेलिवेंट और नॉट. जब यह फैक्ट रेलिवेंट होगा देन यह देखा जाएगा कि वेदर इट इज एडमिसिबल और नॉट. कोर्ट इसकी एडमिसिबिलिटी को एग्जामिन करेगा. देन थर्ड, और जब ये एडमिसिबल भी है और रेलिवेंट भी है, देखो ये रेलिवेंट भी है और एडमिसिबल है, देन इसकी क्रेडिबिलिटी को एग्जामिन किया जाता है जिसे कहते हैं उसकी रिलायबिलिटी. इफ द एविडेंस और इफ द फैक्ट इज हाईली रिलायबल देन एक सिंगल एविडेंस, एक सिंगल फैक्ट किसी व्यक्ति किसी भी प्रोसीडिंग में सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है. एक फैक्ट, सिंगल फैक्ट. क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिफरेंशिएट करता है. एविडेंसेस क्वालिटेटिव होने चाहिए ना कि क्वांटिटेटिव. तो जो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस हैं, रिलायबिलिटी ऑफ विटनेसेस होंगे, रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें क्वालिटी बेस्ड हैं. अगर ये सारे फैक्ट्स प्रॉपर एंड कोजेंट तरीके से प्रूव कर दिए जाते हैं और एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के सपोर्टिंग फैक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं कोरबोरेटिंग फैक्ट्स. दूसरा, एक फैक्ट जो कि दूसरे फैक्ट से कंट्राडिक्टिंग ना हो, देन ये कोरबोरेशन एंड कंट्राडिक्शन का जो खेल है ये लास्ट में जाके क्या करता है, इस डिटर्मिनेशन को शो करता है, इस डिटर्मिनेशन को शो करता है कि फैक्ट्स ने प्रोसेस के माध्यम से ये प्रूव कर दिया कि ये हाईली रिलायबल हैं. और हाईली रिलायबल हैं देन ये क्रिमिनल साइड में अगर देखा जाए तो दे माइट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन. और अगर डिक्री के लिए देखा जाए तो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज कोर्ट जाके यहां प्रूव कर सकता है. कोर्ट में इसको प्रूव करना होता है. तो दो प्रक्रिया साथ में रन कर रहे हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट दो चीजों पे अप्लाई होता है, सिविल पे भी और क्रिमिनल पे भी. सिविल पे भी और क्रिमिनल पे भी, इन दोनों पे अप्लाई होता है. तो जब सिविल की बात होती है, देखो रिलायबिलिटी कैसे प्रूव की जाती है अब आपको समझना. जब आप सिविल की बात करते हैं देन ये प्रिपॉन्डरेंस ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी या टीज, ठीक है. और दूसरा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ये दोनों जाके प्रूव किए जाते हैं. तो कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो फैक्ट्स हैं अगर ये रेलिवेंट हैं और कोर्ट ने उनको एडमिसिबल बना दिया है,
एग्जामिनेशन के माध्यम से उनकी रिलायबिलिटी को सेट किया जाता है, और अगर वो हाईली रिलायबल हैं देन अगर सिविल केसेस हैं तो प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में प्रूव किया जाएगा, एंड क्रिमिनल केसेस हैं तो बियॉन्ड ऑल द रीजनेबल डाउट्स, जहां की कोई भी डाउट अराइज ना हो। इसका मतलब है कि कोई भी गैप अराइज ना हो। किस चीज में? प्रक्रिया में कोई भी गैप अराइज ना हो, तो वो प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। अब इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स एक्चुअली दो तरीके के होते हैं जनरल तौर पे। एक होता है फिजिकल फैक्ट एंड सेकेंड वन इज मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट एंड मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट के एग्जांपल देखो। फिजिकल फैक्ट होता क्या है? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रास्ते में जा रहा था, उसकी चेन को स्नैच करके भागा। फिजिकली क्या एक्टिविटीज हुई आप समझो। स्नैचिंग का जो एक्ट है ये क्या है? फिजिकल फैक्ट। दूसरा, जब मेंटल फैक्ट की बात होती है तो मेंटल फैक्ट में यह देखा जाता है कि उसका मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, वो गुड फेथ में कर रहा था या उसका कुछ और। सपोज वो कोई दोस्त था, आपका चेन खींच के लेके भाग रहा है, उसने पहले भी ऐसे कर रखे हैं, आप उसके लिए यूज टू हो। आप प्रैंक खेल रहे हो, प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक में अगर इस तरीके की एक्टिविटीज हो तो मेंटल फैक्ट्स जो हैं वो वहां इन्वॉल्व नहीं होते, वो ओनली फिजिकल फैक्ट्स आर देयर। मेंटल फैक्ट्स क्या है? जो मन स्थिति है, जो उस व्यक्ति का जो मेंटल स्टेट है। अब देखना शुरू करते हैं एक एक चीज। सपोज अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की फैक्ट में अगर उस फैक्ट्स को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उसका सुसाइड किया जाना, सुसाइड करना मतलब पंखे पे उसकी बॉडी को लटका हुआ पाया जाना एक बात है, और उसको करने के पीछे का जो उसके रीजंस थे, जो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्दो की अपरेंट नहीं है, विजिबल नहीं है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहा था, और उसी साइकोलॉजिकल प्रेशर ने उसको सुसाइड करने के लिए क्या किया? सपोर्ट किया, इंस्टिगेट किया। तो जो उसका एक कहते नहीं एक स्टेट ऑफ माइंड था या बॉडली फीलिंग थी, ये सारी चीजें किस में जाएंगी? सारी चीजें किस में फॉल करेंगी? ये सारी चीजें फॉल करेंगी मेंटल फैक्ट्स में। लेकिन अगर स्टेट ऑफ बॉडी की बात हो, एक्चुअल कमीशन की बात हो, जो चीजें अपरेंट हैं, जो चीजें आप देख पा रहे हो, वो सारी चीजें किस में आएंगी? फिजिकल फैक्ट में। तो आप किसी चीज के लिए कॉन्शियस हो, दैट इज मेंटल फैक्ट। आप एक्चुअली एक्टिव हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, दैट इज फिजिकल फैक्ट। अपरेंट है, लोग देख रहे हैं, लोगों का जजमेंट उस पर फॉर्म हो रहा है। उस जजमेंट को फॉर्म होने के लिए जो रीजंस हैं, वो रीजंस भी यहां एडमिसिबल बनाए जा सकते हैं। तो अब यहां आपको देखना है, एक एक चीज देखना है कि कैसे कब वो रेलेवेंट होगा। सबसे पहली रेलेवेंसी क्या है? इंडिया में मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट दो तरीके की बात करता है, एक्चुअली दो तरीके की बात करता है, एक लीगल रेलेवेंसी की, एक लॉजिकल रेलेवेंसी की। लेकिन एक्सप्रेसिटली मतलब अगर एक्सप्रेस तौर पे देखें तो इंडिया में केवल और केवल लीगल रेलेवेंसी की बात होती है।
लॉजिकल रेलेवेंसी की बात नहीं होती कि जो ऐसे फैक्ट्स जो लॉजिकली कनेक्टेड हो उनकी बात नहीं होती। तो सेक्शन 5 टू 55 रेलेवेंसी की बात करता है, जो कि लीगल रेलेवेंसी है, लीगल रेलेवेंसी। ठीक है, ये लीगल रेलेवेंसी है, मतलब जितने भी बातें इनके बीच में लिखी हुई हैं, अगर वो कोई भी फैक्ट किसी भी केस में फॉल करेंगे तो उनको हम रेलेवेंट मान लेंगे। ठीक, क्लियर है? इतनी बात तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं। सबसे दूसरी चीज देखो आप, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में डेड बॉडी को पाया जाना, आप समझो, डेड बॉडी का पाया जाना, उनके दोस्तों के द्वारा पुलिस का बुलाया जाना, कॉल करके पुलिस को बुलाया जाना, उनके बहन का, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों का उनके फोन पे मिस कॉल पड़ी होना, उनके दोस्तों के द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, पुलिस का आना, उनके बुलाए जाने पे पुलिस का आना, कोरोना टाइम का इस सोसाइटी में प्रेवलेंट होना, महामारी फैली हुई है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाना, स्केचिंग करना, मैप की स्केचिंग करना, जहां से बॉडी उठाई गई वहां की स्केचिंग करना, पुलिस ने उसको अपना रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियोग्राफी भी करी होगी। फिर उसके बाद लोगों का साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर होना उस सिचुएशन में, ये सारे फैक्ट क्या हैं? ये सारे फैक्ट प्रूव किए जाने लायक हैं। अब इन फैक्ट्स को आप दो तरीके से रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इनको दो तरीके से देख सकते हो। एक वो जो कि डायरेक्ट एविडेंसेस के तौर पे दिए जाएंगे और वो प्रूव भी हो जाएंगे। दूसरा क्या, जो कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस के तौर पे दिए जाएंगे, जिनको कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। तो जब किसी भी फैक्ट को प्रूव करना होता है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑल अबाउट प्रूविंग ऑफ फैक्ट, तो जब आपको किसी भी फैक्ट को प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है? सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंसेस देने पड़ते हैं। तो रेलेवेंसी के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस। अब ये डायरेक्ट एविडेंसेस क्या है? उनके दोस्तों का पाया जाना। देखो, उनके दोस्तों का स्टेटमेंट, सपोज आई विटनेस कह सकते हो ना, आई विटनेस, देन चैट, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स और मोबाइल का पाया जाना, जूस लेके उसका अंदर जाना, उसका वो देखे, मतलब कोई भी एक व्यक्ति है वो देख रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये डायरेक्ट एविडेंसेस के, मतलब डायरेक्ट कब है? जबकि आई विटनेस ने देख रखा है, ऑक्यूलर एविडेंस जिसको कहते हैं। दूसरा कि कोई भी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जो कि मैसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में, वो डायरेक्ट एविडेंसेस के तौर पे यूज किए जाएंगे। ठीक, फिर अगर सपोज कि ये डायरेक्ट एविडेंसेस कोई कुछ अवेलेबल ही ना हो, और डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हो लेकिन वो सफिशिएंट ना हो कि कोई भी क्लेम को डिसाइड किया जा सके, तब उसके बाद आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, अब जब फैक्ट की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट एविडेंस। एक फैक्ट की बात कर रहे हैं। जब देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स और इन फैक्ट्स का एक दूसरे से एक कनेक्शन होगा, एक लिंक होगा, और अगर आप समझो कि अगर
कोई भी घटना होती है तो उस घटना के पीछे और आगे उसके दोनों तरफ कुछ स्टोरी रन करती रहती है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या करता है, उसी स्टोरी को कोजेंट तरीके से प्रूव करने की कोशिश करता है। तो जब ये एविडेंसेस हैं, अगर सपोज कि ये फैक्ट्स हैं, ये सब फैक्ट्स हैं, अगर उनको रिलायबल उनको एविडेंसेस के माध्यम से उस सीरीज ऑफ इवेंट का अगर एक चेन बन जाए जो कि कोजेंटली इस घटना को प्रूव करे, तो ये माना जाएगा कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के माध्यम से उस एक्ट को प्रूव किया गया। क्योंकि परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, सर्कमस्टांसेस नेवर लाई, और सर्कमस्टांसेस को अगर प्रॉपरली सेटअप कर दिया गया है देन तो मान लिया जाना चाहिए कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट की खूबसूरती है। और उसके द्वारा हम या तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके या प्रोबेबिलिटी में जाके हम उस क्लेम को सेटअप करेंगे। तो यही बात यहां भी है। अब देखो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यहां क्या क्या आ रहे हैं। लोगों 1 साल से डिप्रेशन का होना, डिप्रेशन का मतलब एज इन जो भी नैरेट करना, मैं यहां फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं किसी स्टोरी या किसी को फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिंपल से फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं कि अगर पिछले 1 साल से उनका रिलेशनशिप में होना, उनकी XY जो भी गर्लफ्रेंड है उनके साथ उनके टसल होने, उनके अकाउंट डिटेल्स में, उनके अकाउंट में वेरिएशंस आने, उनके जो 1 साल से पहले की जो सिचुएशन है, अगर बैंक डिटेल सीट देखी जाए तो 1 साल के पहले की जो सिचुएशन है और इस लास्ट ईयर की जो सिचुएशन है उसमें अप्स एंड डाउन्स देखे जाना, और ढेर सारी घटनाएं। मतलब कभी कभी तो आपको कुछ जो कैमरे हैं जो एक्ट्रेसेस या एक्टर्स को वो जो कवर करते हैं, उन वीडियोस पे अगर आप देखोगे देन वहां भी एक परसेप्शन शो हो रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली उस वीडियो को देखते हैं, केवल एक सिंगल वीडियो को देखते हैं, तो उससे हम कोई भी कयास नहीं लगा सकते। लेकिन अगर उन वीडियोस के लिंक, उन लोगों के लिंक्स जिनसे उठना बैठना, उनके लिंक्स, व्हाट्सएप चैट को, साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरा है, और इन सबको अगर एक जगह उठा के रखें, इन सबके रिकॉर्ड्स को एक जगह उठा के रखें और फिर एनालिसिस की जाए उसकी, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट बन रहा है। और उस घटना का अंत कहां हुआ, जहां की सुशांत की डेथ होती है। घटना का अंत कहां हुआ, सुशांत की डेथ के बाद। उसके बाद अगर सपोज सुशांत की घटना के बाद XYZ जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनका भाग जाए, कोई भी स्टेटमेंट ना देना, उनके क्रीमेशन के टाइम पे ना पहुंचना, डरा हुआ, सहमा हुआ और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जो कि जनरली डिफरेंट हो, उनकी सोशल लाइफ से डिफरेंट हो, या बचाने के लिए भागना कि कोई मुझे बचा ले, ऐसे इस तरीके की कोई अगर एक्टिविटीज हो, तो वो सब्सीक्वेंट एक्ट है। ये सब्सीक्वेंट एक्ट है। इस पे प्रेशर दिया जाना, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मेंटल प्रेशर दिया जाना, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का जो खेल है उसको अगर यहां से कनेक्ट किया जाना, तो उन घटनाओं को हर वो फैक्ट मिलके क्या करते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कारित होती है उससे, जो कि है क्या, इफेक्ट, जो कि इफेक्ट है। सुशांत सिंह का साइकोलॉजी या कुछ न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई भी बीमारी, ठीक, और उस बीमारी के चलते इनका सुसाइड करने का कॉन्सिक्वेंस उसका, तो अगर ये बीमारी है देन ये प्रीवियस कंडक्ट
में फॉल करेगा एंड उसके बाद उसकी डेथ होती है और उसके जो कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं उनके उस कनेक्टिंग लिंक को भी देखा जाना, वो आपके सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तौर पे प्रूव किया जाएगा। सेक्शन 8 में मोटिव एनालिसिस की जाती है, अकरेंसेस देखे जाते हैं, ओकेजन एंड कॉज को देखा जाता है कि क्या कॉज रहा होगा, वो क्या इमीडिएट कारण क्या था जिससे कि उसने डेथ कारित हो गई, उसने सुसाइड क्यों किया, उसका इमीडिएट कारण क्या है, ये भी रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं एक्चुअली ये रेलेवेंट हैं और ये बंधे हुए हैं किस पे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे। और इनको अगर कोजेंटली प्रूव कर दिया जाए और इनको अगर सेटअप कर दिया जाए कोजेंट प्रॉपर तरीके से, तो मान लिया जाएगा कि वो कारण निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अब देखो, प्रत्येक फैक्ट में जब प्रक्रिया आ जाए, प्रोसीजर मतलब उनको जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए तो उसे हम एविडेंस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एविडेंस। इसको मैं अभी और भी क्लियर करूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक फैक्ट जब उसमें एक प्रोसीजर आ जाए, एक फैक्ट में जब प्रोसीजर भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम एविडेंस कहते हैं। बहुत सिंपल से शब्दों में इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों कहा था। लेकिन अब ये जो एविडेंस हैं और जो फैक्ट्स हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स और एविडेंस, मान लो एविडेंस, ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस है। अब ये तो हाईली रिलायबल कब माने जाएंगे और कब एडमिसिबल माने जाएंगे ये देखना पड़ेगा। ये तो लिस्ट में दिया हुआ है, लीगल रेलेवेंसी की बात करता है 5 to 55, लेकिन जब एडमिसिबिलिटी की बात आती है तो एक्चुअली ये डिस्क्रिशनरी होता है कोर्ट के पार्ट पे। किसके पार्ट पे? कोर्ट के पार्ट पे डिस्क्रिशनरी होता है कि कोई भी एविडेंस एडमिसिबल है, कोई भी फैक्ट एडमिसिबल है या नहीं है। तो ये एडमिसिबिलिटी डिसाइड की जाती है सेक्शन 165 और सेक्शन 136 जो कि एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एविडेंसेस की बात करता है, जिसके माध्यम से हम इस चीज को देखते हैं कि क्या ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, और कोर्ट इस बात को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि ये जो एविडेंस है, ये फैक्ट है, ये एडमिसिबल है। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोर्ट ने उस फैक्ट को कोजेंट तरीके से प्रूफ समझ लिया, उस फैक्ट को ये मान लिया कि उस फैक्ट को अगर प्रूव किया जाए तो ये प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी। एडमिसिबल, मैंने उसको सपोर्ट कर लिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बाउंड्री है एक्चुअली। कोर्ट यहां इस रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को देखते हुए, इनकी क्रेडिबिलिटी को एग्जामिन करते हुए ये देखता है कि क्या ये फैक्ट एडमिसिबल है या नहीं है। कुछ फैक्ट रेलिवेंट होते हुए भी इनएडमिसिबल है। कोई भी स्टेटमेंट जो कि पुलिस अथॉरिटी को दिया गया है, उसकी कस्टडी में रहते हुए कोई स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल्दो कि वो रेलिवेंट हैं, लेकिन वो इनएडमिसिबल हो जाएंगे, एडमिसिबल नहीं होंगे। कोई भी फैक्ट, देखो, कोई भी फैक्ट जो कि हस्बैंड एंड वाइफ के उस रिलेशन में दिया गया है, जो कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का पार्ट बनाते हैं, ऑल्दो कि वो रेलेवेंट होंगे इस सूट के लिए, लेकिन उनको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। कोर्ट उनको अलाउ नहीं करेगा कि उनको प्रूव किया जाए। एडमिसिबिलिटी का कहीं भी मतलब ये नहीं होता कि प्रूफ से एग्जम्पशन। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि उस प्रक्रिया के गेट को कोर्ट ने खोल दिया और कहा कि ये जो एविडेंसेस हैं ना, जो रेलेवेंट थे, अब क्या वो उनको देखा जाएगा कि वो एडमिसिबल है या नहीं है, कि कोर्ट में उनको अलाउ किया जा सकता है, उन पे एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी को एग्जामिन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो कोई भी एविडेंसेस जो कि जिनके की क्रेडिबिलिटी को यहां एग्जामिन किया गया है, उनको अगर हमने एडमिसिबल मान लिया, देन उनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती कि वो कितने क्रेडिबल हैं। जैसे व्हाट्सएप चैट, अगर सुशांत सिंह राजपूत की व्हाट्सएप चैट अगर देखी गई होगी तो उसको देखा जाएगा क्या ये रेलेवेंट है? हाँ, रेलेवेंट है।
फिर वो देखा जाए क्या ये एडमिसिबल है, एडमिसिबल है, कोर्ट वहां एडमिसिबिलिटी देखता है कि हाँ ये एडमिसिबल फैक्ट है, एडमिसिबल है क्योंकि ये अगर इसको प्रूव कर दिया जाए, इसको एग्जामिन कर दिया जाए, तो ये अक्यूज्ड को एक्सपोज करके रख देगा। और थर्ड, इसके बाद देखो रिलायबिलिटी क्या होती है। अब व्हाट्सएप के एविडेंसेस की रिलायबिलिटी क्या होती है, ये एग्जामिन किया जाएगा। कोई अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले अगर उसने कोई एक लेटर लिखा होता, तो वो लेटर जो है रेलिवेंट होता किसकी तौर पे, डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे, एडमिसिबल होता कैसे, डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती, ये एग्जामिन किया जाता है कि वो कितना रिलायबल है। और वो अगर वो एविडेंस अवेलेबल होता तो ये अकेला एक एविडेंस जो कि सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बनता जो भी अक्यूज्ड होते वहां। तो ये उसकी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी कैसे, जैसे होस्टाइल विटनेस है, होस्टाइल विटनेस होता है जिसको कि आप बुलाते हो आप ही के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, होस्टाइल हो गया, वो पक्षद्रोही बोलते हैं उसको। तो कोई भी अगर पक्षद्रोही साक्षी है, मतलब विटनेस है, और उसने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, ऑल्दो कि एडमिसिबल है, फिर भी कोर्ट वहां उसकी क्रेडिबिलिटी को देखती है, उसकी रिलायबिलिटी को देखती है कि कितना रिलायबल है ये। सपोज चाइल्ड विटनेस एडमिसिबल है, रेलिवेंट भी है, मतलब उसके स्टेटमेंट्स रेलिवेंट भी हैं, एडमिसिबल भी हैं, लेकिन यहां रिलायबल कितने हैं, उसमें डिग्री नापी जाती है, एक्चुअली वो अपरेंट होती है उसमें। आप कोर्ट कैसे इसको रिलायबल कैसे समझता है, देखो अगर कोई भी फैक्ट जो कि रेलिवेंट है और उसके सपोर्ट में कोई भी एक एक्स्ट्रा एविडेंस दे दिए जाते हैं, एक या दो कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस अलाउ कर दिए जाते हैं इसके सपोर्ट में, इसी फैक्ट के सपोर्ट में, और ये एविडेंसेस जब अलाउ कर दिए गए तो ये कोरबोरेट कर रहे हैं आपके इंसिडेंट से, कोरबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, पीस ऑफ एविडेंस। दूसरा, अगर ये इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट अगर इनको कर रहे हैं तो ये क्या सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन होंगे, कन्विक्शन होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है, क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस के माध्यम से, क्वालिटी ऑफ विटनेसेस के माध्यम से, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके माध्यम से। अगर वो सारे कंप्लीट तौर पे अगर एक दूसरे से कोरबोरेटिव हैं, देन उनको माना जाएगा कि वो हाईली रिलायबल हैं। अगर वो कॉन्ट्रेरी हैं, एक दूसरे का कोई तालमेल ही नहीं है, कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं बन रहा, देन उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी तौर पे यूज करेंगे और वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं होगा। तो प्रूफ तो यही है कि या तो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे या तो कोरबोरेटिव होंगे, यही दोनों चीजों को देखना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद ही ये प्रूव होता है कि क्या अब एविडेंस एक्ट का काम खत्म हुआ या नहीं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब 165 को एनालिसिस किया जाता है उसके प्रोवाइजो को, तो उसमें कहता है कि केवल उन्हीं फैक्ट्स पे जजमेंट दिया जा सकता है जो कि ड्यूली प्रूव हैं, और जो ड्यू प्रोसेस है, जो ड्यू प्रूव करने का जो प्रोसेस है, ड्यूली प्रूव का जो प्रोसेस है, वो ये है, ये कोरबोरेशन कंट्राडिक्शन के माध्यम से एडमिसिबिलिटी को डिटरमाइन करते हुए ही प्रूव किया जाता है। तो एक फैक्ट जो कि एविडेंस बना और एविडेंस जो कि रेलेवेंट है और फिर वो एडमिसिबल है, देन वो रिलायबल है, और रिलायबल है तो वो उसको सिविल में ऐसे और क्रिमिनल में बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके प्रूव किया जा सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसमें काफी चीजें हैं, अब एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे फैक्ट्स को अलग एक चैप्टर ही होता है क्योंकि उस पर काफी क्वेश्चन पूछते हैं। रेलेवेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हाईली रिलायबल जो फैक्ट्स हैं उनको देखा जाता है कि हमें आपको सेक्शन 5 भी डिस्कस करना है। सेक्शन 5 पे डिक्लेरेशन है कि क्या क्या एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, तो केवल फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के ही दिए जा सकते हैं।
तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके इनको चलेंगे, फिर एडमिसिबिलिटी को हम आपसे डिस्कस करेंगे, फिर रिलायबिलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर एग्जामिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, और एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे काम करता है और इंडियन एविडेंस एक्ट की एक्चुअल नेचर क्या है और वो प्रोसीजर में कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। गुड लक, एंजॉय करते रहिए, ऑल द बेस्ट।